ओके। तो आज हमारा सीक्वेंस ऑफ लेक्चर्स वेक्टर स्पेस पर हमारा सीक्वेंस ऑफ लेक्चर्स चल रहा है। उसमें आज हमारी छठी क्लास है, सिक्स लेसन है। लेकिन सिक्स लेसन पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना जरूर चाहूंगा कि सेवन्थ लेसन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्योंकि सेवन्थ लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। सेवन्थ लेसन में हम डिफरेंट डायमेंशंस वाले वेक्टर स्पेस में वेक्टर्स की संख्या अगर हमको पता हो तो उनकी नेचर क्या रहेगी, वो लीनियरली डिपेंडेंट रहेंगे या इंडिपेंडेंट रहेंगे, ये हम पढ़ेंगे। तो अभी आप जो अपने सामने ये मैट्रिक्स देख रहे हैं, बेसिकली ये सेवन्थ लेक्चर के लिए है। आज सिक्स लेक्चर है। तो इसमें दो डायमेंशंस वाला जो वेक्टर स्पेस है, उसमें अगर वेक्टर दो और तीन या तीन से ज़्यादा हैं तो क्या स्थिति रहेगी। वेक्टर स्पेस अगर थ्री डायमेंशनल है तो क्या रहेगा, और चार और एम इन सब के लिए क्या वेक्टर्स की जो नेचर है लीनियर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होने की, ये आपको क्लियर किया जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अभी जो वर्ष 2009 से वर्ष 2020 तक के जो क्वेश्चंस पेपर हैं सिविल सर्विसेज मेंस के, उसमें वेक्टर स्पेस वाले जब हम टॉपिक्स वाले क्वेश्चंस उठाएंगे तो ये आपको बार बार सामने आएगा, लीनियरली डिपेंडेंट होना वेक्टर्स क्या का या इंडिपेंडेंट होना। तो अगली क्लास में हम इसको समझेंगे और ये कुछ इस तरह से समझेंगे जो सामान्यतः किसी किताब में नहीं होता, और साथ में ही इसका हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझेंगे, ताकि आपको लीनियरली डिपेंडेंस और डिपेंडेंट वेक्टर्स और लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में बिल्कुल क्लैरिटी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जो कि सिक्स क्लास है। नमस्कार स्टूडेंट्स, और मेरे यूट्यूब चैनल यस 400 प्लस में आपका स्वागत है। ये चैनल एक ही पर्पस से बनाया गया है कि आपको सिविल सर्विसेज मेंस के लिए मैथमेटिक्स की तैयारी कराई जा सके। और इस अनुक्रम में हम लीनियर अलजेब्रा में सबसे पहले वेक्टर स्पेस को हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है, और इसमें आज हमारा ये सिक्स लेसन है। और इस लेसन में आज हम पढ़ेंगे लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, एन अकेडमी एजुकेटर, और ये एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने इसी पर्पस के लिए बनाया हुआ है। तो यदि आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है देन प्लीज डू ज्वाइन। ओके, अब आज कोशिश ये रहेगी कि आपको लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस बिल्कुल परफेक्ट कर दिया जाए, यदि आपको पहले से नहीं आता है तो। ये बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह से अभी परसों वाली क्लास में, यानी कि जो पांचवा लेसन जो था उसमें आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, स्पैन को, बेसिकली जो परसों जो मैंने आपको क्लियर किया था वो था स्पैन या जनरेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो वो आपको परसों पूरा क्लियर हो गया था कि कोई वेक्टर स्पेस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट वेक्टर से किस तरह से स्पैन होता है। ओके, अब ये जो आज पहली स्लाइड है, इसको मैंने पिछली क्लास में जो पढ़ाया था उससे लिया है, ताकि, और इसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा आप रिफ्रेश हो जाएं, थोड़ा सा जो आपने परसों पढ़ा था वो आपको याद हो जाए। तो परसों मैंने आपको ये बताया था कि अगर मेरे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन है दो वेक्टर का, a1v1 प्लस a2v2, जहाँ पर a1 और a2 जो है ऑब्वियसली स्केलर्स हैं, और v1 और v2 जो हैं वो वेक्टर्स हैं, तो ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है एंड इट इज इक्वल टू सम वेक्टर w। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो ऑब्वियसली ये मेरे लिए w वेक्टर है, ये मेरे लिए a1 है, ये v1 है। सो इट इज a1 v1 प्लस 5a2 है, और ये v2 है। तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज वेरी क्लियर। मैं पहला पॉइंट देख लेता हूँ, 6 दूनी 12 और 5 का 5, 12 और 5 17। ओके, प्लस 6 और -10 -4, और -18 और +20 मीन्स 2। ओके, तो हमारे सामने ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन का एक एग्जाम्पल रखा हुआ है। लेकिन हर इस तरह का जो एक हमारे सामने एक इक्वेशन या एक्सप्रेशन रखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे हमारे सामने इस बार वेक्टर ये है, तो इसको मैंने ऐसे लिखा, और जो मेरे पास जो दो वेक्टर्स हैं ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, और जो दो वेक्टर हैं जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना है वो ये है। तो मैं सम a1 और सम a2 में मान सकता हूँ, जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो a1 v1 प्लस a2 v2 इक्वल टू दिस w। तब मुझे यहाँ पर a1 और a2 की वैल्यूज निकालनी है। तो देखें हमको a1 और a2 की वैल्यूज मिलती हैं या नहीं। यदि वैल्यू मिलती हैं then it is obviously linear combination। अगर हमको वैल्यूज नहीं मिलती हैं then it is not a linear combination। ओके, अब अगर कंपेयर करें तो मुझको 2a1 प्लस a2 इक्वल टू 17, माइनस a1 माइनस 2a2 इक्वल टू -4, एंड माइनस 3a1 प्लस 4a2 इज इक्वल टू ऑब्वियसली 5। पॉइंट इज क्लियर।
मैं इन दो को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले इन दो को जब मैं सॉल्व करता हूं तो मैंने कर रखा है, टाइप कर रखा है, तो ऑब्वियसली मैंने इन दो को सॉल्व किया और मुझे a1 बराबर 6 और a2 बराबर 5 मिला। अब ये वैल्यू, अगर ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, यदि ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है तो इन वैल्यूज को इस तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इन ये जो दो वैल्यूज आई हैं इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, विच इज इक्वल टू 5। लेकिन जब हम इन वैल्यूज को प्लेस करते हैं तो 3 छंग 18 माइनस 18 और 4 4 5 जा 20 वी गेट 2, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 5, इसलिए ये जो वैल्यूज आई हैं ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, अर्थात ये हमको एक लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। तो ये तो मैंने दो उदाहरण आपको पिछली क्लास का थोड़ा सा, पिछली क्लास में जो पढ़ाया था उसको तरोताज़ा करने के लिए मैंने उदाहरण लिए। मेरे ख्याल से आपको याद आ गया होगा लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। ओके, और अगर थोड़ा भी अगर आपको डाउट है तो रिक्वेस्ट ये है कि जो क्लास 4 है जिसका मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है उसको आप ज़रूर देख लें, तो आपको लीनियर कॉम्बिनेशन और स्पैन, आपको दोनों चीज़ें परफेक्टली क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली बात करेंगे, लेकिन मैं आज आपको कुछ, बल्कि ज़्यादा ही कुछ मैं एग्जांपल्स कराऊंगा जिससे आपको इसमें बिल्कुल क्लैरिटी होगी। ओके, अब हमारे पास आर एन स्पेस में एक वेक्टर स्पेस V है और उसमें हमारे पास n वेक्टर्स हैं। ओके, और फील्ड हमको दी हुई है K। तो ये जो वेक्टर्स हैं, ये n वेक्टर्स, ये इस फील्ड पर लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं यदि ये लीनियर कॉम्बिनेशन प्लेस्ड इक्वल टू 0, यदि ये लीनियर कॉम्बिनेशन प्लेस्ड इक्वल टू 0 कुछ इस तरह से है कि ये जो वैल्यूज हैं सारी a1 a2 और टू an, ये सारी 0 के बराबर नहीं है। देखिए, अगर ये 0 है तो दो कंडीशन हो सकती हैं कि अगर अगर ये पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है तो दो कंडीशन हो सकती हैं कि a1 बराबर 0, a2 बराबर 0, an बराबर 0, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये हो, ओके, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इनमें से कुछ ai या कुछ aj 0 ना हो, जिसको अभी हम आगे आने वाले कुछ एग्जाम्पल्स में देखेंगे। तो अगर ऐसी स्थिति है कि हमारे पास इस लीनियर कॉम्बिनेशन में विच इज इक्वल टू 0 वेक्टर, यदि कुछ हमको aj यानी आइदर a1 और a2 और मोर, यदि हमको 0 के बराबर नहीं मिलते हैं और ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये 0 के बराबर आ जाता है, तब ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। पॉइंट इज क्लियर? ओके, अब इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। अब हम इसको समझेंगे 2D यानी कि 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल और 4 डायमेंशनल, या फिर देन बाद में n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के रेफरेंस में। ओके, अब सबसे पहले R2 में समझते हैं, यानी कि हम सबसे पहले इसमें समझते हैं कि हम इसमें क्या कहना चाहते हैं। अब R2 में फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कॉम्बिनेशन है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जो आपने यहाँ देखा इस जगह, बस लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये दो ही है। तो मैं इसको और स्पेसिफिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको यहीं से थोड़ा सा समझना हो तो ऑब्वियसली ये मैंने a1 v1 प्लस a2 v2 बराबर 0 लिखा हुआ है। अब मेरे पास अगर a1 और a2 0 नहीं है तो ऑब्वियसली a1 v1 बराबर माइनस में a2 v2, या अगर मैं इसको लूँ तो ऑब्वियसली au बराबर माइनस में bv। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसी को आगे बढ़ाऊं तो मैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के मल्टीपल में हमेशा लिख सकता हूं, ठीक है? या यहां पर बात करूं सो इट इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन a1 v2। पॉइंट इज क्लियर? तो जब मैं एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के मल्टीपल में लिख सकता हूं, रिमेंबर द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि हमको ये जो a1 a2 है, या यहाँ पर इसकी बात करें a और b है, ये हमको शून्य नहीं मिले हैं। ओके, अभी और एग्जाम्पल से देखेंगे आगे। अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की। इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। इस बार हमने ये तीन वेक्टर्स लिए हुए हैं, ए यू वी और पी, और स्केलर से हमारे पास ए बी सी। बिल्कुल यही चीज़ है अगर मैं यहाँ से उठा लूँ कि मैंने a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 इक्वल टू 0 लिया हुआ है। पॉइंट इसके लिए तो मैं इसी से आपको समझाता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैंने a1 v1 प्लस a2 v2 को इक्वल टू मैंने इस तरह से लिख लिया। अब ऑब्वियसली ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। पॉइंट इसके लिए,
और ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं सम सी डब्ल्यू लिख लेता हूँ, ओके, एंड इट इज इक्वल टू माइनस में A3B3, सेम वही बात जो पीछे थी। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन में मेरे पास W मिला, इट इज इक्वल टू माइनस A/3B3। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स से जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना, ये V3 का कुछ मल्टीपल है, ओके, इसका मतलब डिपेंडेंट है। क्लियर? इसके बाद चार स्पेस का R4 का ले लेते हैं, यानी कि फोर्थ डायमेंशनल स्पेस, इसका ले लेते हैं। तो बिल्कुल वही जो मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड पर समझाया, ये इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ, इसको मैं हर हालत में ऐसे लिख सकता हूँ, A1V1 प्लस A2V2 बराबर माइनस में A3V3 प्लस A4V4, ठीक है। नाउ it is a linear combination, so it is equal to some CW, it is equal to माइनस में some DP। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन आया था, इट इज इक्वल टू सेम चीज, अर्थात हमने इसको इसके मल्टीपल में ले लिया, ओके, सिंपल पॉइंट इज क्लियर, बिकॉज इट इज ए वेक्टर, इस वेक्टर को हमने यहाँ का जो रिजल्टेंट वेक्टर था उसके मल्टीपल में ले लिया। तो जब भी हम इस तरह से एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के मल्टीपल के रूप में ले लेंगे, वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ओके। और अब इसको हम nth स्पेस में एक्सटेंड कर देते हैं। एक वेक्टर को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, बट इट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, सम C से W, तो V1 इक्वल टू माइनस C अपॉन A1 W, सेम चीज, अर्थात ये वाला वेक्टर इस वेक्टर का कोई मल्टीपल हो गया। तो जब भी आपके पास एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का या वेक्टर का जो कॉम्बिनेशन हुआ है उसका मल्टीपल हो जाएगा, तो ऐसे सारे वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ओके। चलिए, अब एक बहुत छोटे से क्वेश्चन हैं, यहां पर देखिए कि हमें ये चेक करना है कि U एंड V आर लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट, जहां पर U बराबर ये, V बराबर ये। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात ये है कि V इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ U। आप यहीं से देख लें, 1 is mapped with 3 and 2 is mapped with -5, तो V is not a multiple of U। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहला वाला जो आंसर है, इट इज नॉट लीनियरली डिपेंडेंट, ओके, सॉरी। अब B देखें, B1 का -2 यानी कि -2 टाइम्स, -3 का 6 -2 टाइम्स, इसका मतलब ये है कि V इज इक्वल टू 2 -2U, ओके, वेरी क्लियर, मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट, ओके। अब इसका देखें, सो ऑब्वियसली देयर इज नो रिलेशन बिटवीन U एंड V। V is not equal to V is not equal to KU where K is any scalar, very simple from here। इसका मतलब यह है कि अगर हम C का आंसर देखें, not linearly dependent, ये मैंने लिख भी रखा है, two vectors U and V are linearly dependent if and only if one is a multiple of the other। D को देखते हैं, ओके, 2 4 -8, तो यहाँ पर ऑब्वियसली V इज 3/2 U, 3/2 U, ओके, मीन्स तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट पर अभी हम बाद में बात करेंगे, मतलब अभी आपको लीनियरली डिपेंडेंट क्लियर हो गया बिल्कुल। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लीनियरली डिपेंडेंट का ही, डिटरमाइन वेदर और नॉट U एंड V आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो यहाँ पर पहले, आई मीन दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। A 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 2 जा -, मीन्स V इज इक्वल टू 2U पहले क्वेश्चन में, A क्वेश्चन में लीनियरली डिपेंडेंट, B क्वेश्चन U 2 2 जा 4 3 में कोई चेंज नहीं, ओके। तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन V एंड U, तो
इट इज नॉट इक्वल टू समथिंग लाइक दिस के यू फॉर एनी वैल्यू ऑफ के एक्सेप्ट 0, ठीक है। सो नॉट अभी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि इफ इट इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट तो वी विल कॉल इट लीनियरली इंडिपेंडेंट। इफ दे आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, सी क्वेश्चन को देखते हैं। सी को 1 4 जा 4, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। ओके, सो वेरी क्लियर फ्रॉम हियर v is equal to -4 of u, वेरी सिंपल, ठीक। मीन्स यानी कि ये सी क्वेश्चन लीनियरली डिपेंडेंट। एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 का 2 1 2 2 1 का 2 1 का 2, लेकिन 2 का 4 नहीं हुआ डी में, है ना, क्योंकि आपको ये लाइन हमेशा ध्यान रखनी है, बार बार आपके काम आने वाली है ये वाली लाइन। टू वेक्टर्स u and v आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ वन इज मल्टीपल ऑफ अदर। तो इसमें डी में इट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ दिस, तो ऑब्वियसली डी पार्ट में v इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ u, मीन्स नॉट लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। ओके, वेरी क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको लीनियरली डिपेंडेंट का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके, अब इसके आगे हम समझेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, और वो भी बिल्कुल बहुत सरल है। जैसा भी आपने यहाँ देखा कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इफ वन वेक्टर इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर, इसका मतलब दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इसमें करते कैसे हैं इसको मैं भी आपको आगे समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, तो लीनियर इंडिपेंडेंस पे जानने से पहले मैंने अभी सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा एक ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन और दे दूं, ज्यामितीय व्याख्या और दे दूं लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की। तो इससे आपको चीज़ों को परसीव करने में, उनकी अवधारणा बनाने में और उनको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चूंकि हम लीनियर डिपेंडेंस पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ आपको लीनियर डिपेंडेंस का एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में आपको दे रहा हूँ। चूंकि आप ये समझ चुके हैं कि टू वेक्टर्स u and v आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ वन इज अ मल्टीपल ऑफ द अदर, तो बड़ी सिंपल सी बात ये है कि अगर हमारे पास दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और जिसमें से एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल है, मैं इसको सीधे इस तरह से लिख देता हूँ कि सम w इक्वल टू a वेयर w and u आर वेक्टर्स। ओके, वेरी सिंपल। तो ऑब्वियसली ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है जब जब हमारे पास ये स्केलर मल्टीपल के रूप में मौजूद है। तो नाउ दिस इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली बिकॉज w माइनस ए यू बराबर 0, तो इट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन जो आपने अभी परसों की क्लास में पढ़ा है। ओके, वेरी सिंपल। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। वेरी सिंपल। दो वेक्टर्स अगर इस तरह से दिए हुए हैं तो इसका अर्थ ये है, अगर मैं एक टू डायमेंशनल स्पेस की बात करूं तो ऑब्वियसली अगर ये वेक्टर w है तो ये वेक्टर इसी पर, ये वेक्टर इधर हो या इधर की तरफ हो, किसी भी तरफ हो, ऑब्वियसली ये इसके पैरेलल है। हम इसको यहाँ पैरेलल देख सकते हैं, लेकिन हर हालत में इस वेक्टर को उठाकर यहाँ से लिया जा सकता है। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब ये एक दूसरे के प्रति लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के पैरेलल है या एक दूसरे पर इम्पोज्ड है, प्लेस्ड है रादर, ठीक है। ओके, तो a set of two vectors is linearly dependent if one is parallel to the other या placed upon it। एक ही बात हुई है ना, पैरेलल कहेंगे तो अभी इसके ऊपर ही माना जाएगा, ठीक है। ओके, पॉइंट इज क्लियर। अब एक थोड़ी सी इसमें आगे एक चीज और समझते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको लीनियर इंडिपेंडेंट पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ एक उसका हिंट दे रहा हूँ, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में हिंट दे रहा हूँ, तो आपको जब मैं उसकी अभी टेक्स्ट समझाऊंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। तो दो वेक्टर्स u and v आर लीनियरली इंडिपेंडेंट if one is not a multiple of the other, if one is not a multiple of the other। अब या दो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है यदि वे पैरेलल नहीं है। तो यदि आपने पीछे देखा, यदि वो पैरेलल थे दो वेक्टर्स या उनमें से एक दूसरे का मल्टीपल था, देन दे वर लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, यहां पर तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है, इसलिए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, पॉइंट इज वेरी क्लियर। ओके,
अब हम यहाँ देखें, ये जो दो वेक्टर हैं ऑब्वियसली ये एक दूसरे के प्रति पैरेलल नहीं है, वेरी सिंपल। तो इसलिए ये जो दो वेक्टर आप यहाँ देख रहे हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मैं आपको इसको इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समझा रहा हूँ कि आने वाली क्लासेस में ये लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। और बहुत जल्दी वेक्टर स्पेस खत्म करके हम लोग 2009 से लेके 2020 तक के सिविल सर्विसेज के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, सिविल सर्विसेज मेंस में परीक्षा में वेक्टर स्पेस वाले, तो उस पर हम एक कंप्लीट लेक्चर चलाएंगे, लेक्चर सीरीज। ओके, तो वहाँ इनकी बार बार जरूरत पड़ेगी। दूसरा पॉइंट ये देखिए, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, तो इसमें एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, दूसरी एक्सिस ये है और तीसरी एक्सिस ये है। ये 3 वेक्टर, इसको थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ये 3 वेक्टर एक प्लेन में नहीं है, ये वेक्टर अलग है, ये वेक्टर अलग है, ये वेक्टर अलग है। तो बेसिकली आपको 3 अलग अलग वेक्टर कुछ इस तरह से दिए, ये 3 वेक्टर ऑब्वियसली एक प्लेन में नहीं है। ओके, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है, पॉइंट इज क्लियर। लेकिन अगर ये तीनों एक प्लेन में आ जाते हैं, अब इनसे एक प्लेन, मेरी हथेली को एक प्लेन समझिए, अगर इनसे एक प्लेन पास हो रहा है इसका मतलब अब ये लीनियर डिपेंडेंट है। पॉइंट इज क्लियर, वेरी सिंपल। यानी इसमें से किसी भी एक को बाकी दो के मल्टीप्लिकेशन के सम यानी के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में रखा जा सकता है, लेकिन ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्योंकि हम इसमें किसी भी एक वेक्टर को दूसरे मतलब बाकी दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं रख सकते। क्लियर? ओके, नाउ लीनियर डिपेंडेंस आपको समझाने से पहले, वेक्टर की लीनियर डिपेंडेंस आपको समझाने से पहले दो क्वेश्चन देख लेते हैं, तो उससे आपको लीनियर डिपेंडेंस समझने में बहुत लीनियर इंडिपेंडेंस समझने में बहुत आसानी होगी। ओके, 3 वेक्टर हमको दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल u, फॉर एग्जांपल v और फॉर एग्जांपल w। हमको ये देखना है कि क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। ओके, अब अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली 3 स्केलर्स a b c के लिए मैं हर हालत में लिख सकता हूँ au प्लस bv प्लस सम cw इक्वल टू c, और मुझे अगर a b c की अगर वैल्यू मिल जाती है नॉन जीरो, इसका मतलब ये है कि लीनियरली डिपेंडेंट है ये 3 वेक्टर्स। ओके, नाउ इट इज ऑब्वियसली a 1 minus 2 1 plus b 2 1 minus 1 plus c 7 minus 4 1 equal to 0। सिंपल। अब इससे मेरे पास 3 इक्वेशन बनेंगी, तो वो 3 इक्वेशन ये हैं, तो वो 3 इक्वेशन मैंने ये बना दी है। ओके, अब इसमें मैं इसको एचलॉन फॉर्म में ले आऊँगा मैं, और एचलॉन फॉर्म में लाने के लिए ऑब्वियसली R2 becomes R2 plus 2R1 and R3 becomes R3 minus R1। Okay, now this becomes A plus 2B plus 7C equal to 0। 0 दो दूनी 4 और 1 5B, 7 दूनी 14 और -4 प्लस 10C equal to 0। A minus A 0 minus B minus 3C minus 3B minus 3B minus B minus 2B and C minus। okay, and now we have this set of equations equal to, okay, and finally we have, एक बार फिर से हम इसमें हम यहाँ this R3 is equal to R3 minus R2 यानी कि something like this। okay, so this becomes and B plus 2C equal to 0। पॉइंट इज क्लियर? ओके, अब यहाँ पर ऑब्वियसली C फ्री वेरिएबल है। फ्री वेरिएबल मैं भी आपको अगली स्लाइड में समझाने जा रहा हूँ। तो C यहाँ पर फ्री वेरिएबल है और हम C को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो C को हमने कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमने C को C बराबर सम K रखा, तो ऑब्वियसली C बराबर K, तो B बराबर -2K है ना, और चूंकि A बराबर -2B -7C, तो A इज इक्वल टू -2B मीन्स 4K -7C -7K
इक्वल टू -3 के। तो आप देख रहे हैं कि ए बी सी तीनों की वैल्यू हमको मिल गई। हम के की वैल्यूज रखते जाएंगे, मतलब हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मिल गई हैं ए बी और सी की। ऑब्वियसली इट इज जो हमको जो तीन वेरिएबल्स का जो सेट दिया गया है, दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पर हमको तीनों की वैल्यूज मिल गई, यानी कि नॉन जीरो वैल्यूज मिल गई। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर। ओके, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। अब मुझे आपको अभी जो समझाना है वो थोड़ा सा फ्री वेरिएबल समझाना है, क्योंकि वो भी हमारा बार बार इस्तेमाल होगा कि व्हाट इज फ्री वेरिएबल, जब हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस रहता है और उस सेट ऑफ इक्वेशंस को हम एचलॉन फॉर्म में ले आते हैं। तो इन तीन इक्वेशंस को मैं एचलॉन फॉर्म में ले आया। मेरे ख्याल से एचलॉन फॉर्म सबको क्लियर है मैट्रिसेस के कारण। अगर नहीं है तो मैं जब अभी मैट्रिसेस की क्लास लूंगा इसके खत्म होने के बाद, तो उसमें आपको और क्लियर होगी। लेकिन अभी अगली स्लाइड पर जब मैं आपको फ्री वेरिएबल पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको एचलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स भी थोड़ा सा बताऊंगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को आपको समझाने से पहले। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब यहाँ पर हमको फिर से u v w तीन वेक्टर्स दिए गए हैं और मुझे इनका लीनियर कॉम्बिनेशन चेक करना है। और लीनियर कॉम्बिनेशन में मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरे को क्या a b c की वैल्यू नॉन जीरो मिलती हैं या नहीं। अगर नॉन जीरो मिलती हैं देन दीज थ्री वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, तो जैसा पहले मैंने किया था पिछले क्वेश्चंस में, a 1 2 -3 प्लस b 1 -3 2 प्लस c 2 -1 5 इक्वल टू 0। और इसको हम इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। तो इसको मैंने इस तरह से लिख लिया है और मैं इसको फिर एचलॉन फॉर्म में लेकर आता हूँ। तो ऑब्वियसली एचलॉन फॉर्म के लिए R2 becomes R2 minus 2R1, okay, and R3 becomes R3 plus 3R1। पॉइंट इज क्लियर। और इस ट्रांसफॉर्मेशन से ये हो गया a प्लस बी प्लस 2c बराबर 0, 0 माइनस 5b माइनस 5c इक्वल टू 0, 0 प्लस 5b प्लस 11c इक्वल टू 0। एक बार मैं इसमें एक रो ट्रांसफॉर्मेशन में और चलाऊंगा और वो होगा लास्ट रो को जीरो करने की कोशिश में, हालांकि होगी नहीं लेकिन कम से कम b खत्म जरूर हो जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास हो गया a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू 0, b प्लस c इक्वल टू 0, इसमें से 5 बाहर निकाल दिया और ये हो गया मेरे पास 0 प्लस 6c इक्वल टू 0। ओके, पॉइंट इज क्लियर। अब यहां पर हमारे पास कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं है, हमारे पास कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं है। फ्री वेरिएबल मैं आपको भी आगे समझाने जा रहा हूं, लेकिन फ्री वेरिएबल की अगर आपको मैं छोटा सा हिंट दूं तो आप यहां देखिए, जब मैं यहाँ फ्री वेरिएबल की बात कर रहा था तो मैंने यहाँ पर सी को फ्री वेरिएबल बोला था, क्योंकि सी से पहले यहाँ पर मेरे पास बी था इस रो में, बी से इस रो में बी से पहले मेरे पास ए था, यानी कि बी फ्री वेरिएबल नहीं था। फ्री वेरिएबल बेसिकली वो वेरिएबल जिनके लेफ्ट हैंड साइड पर कम से कम एक वेरिएबल जरूर होता है। ओके, पॉइंट इज वेरी क्लियर। तो यहाँ पर इसके पास ये एक फ्री वेरिएबल एक वेरिएबल था b, इसलिए c वाज ए फ्री वेरिएबल। नाउ अब यहाँ पर कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं है, तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा फ्री वेरिएबल बता देता हूँ और फिर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। ओके, तो फ्री वेरिएबल समझते हैं। व्हेन द इक्वेशंस आर पुट इन एचलॉन फॉर्म, अभी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ एचलॉन फॉर्म क्या होती है। व्हेन द इक्वेशंस आर पुट इन एचलॉन फॉर्म, अगर हम इसको रॉ टर्म्स में थोड़ा यहाँ भी समझ लें तो एचलॉन फॉर्म का मतलब ये है कि देखिए ये पहला वेरिएबल था, इसके नीचे इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसके नीचे के कॉफिशिएंट 0 है। ओके, अब हम यहाँ देखें इस जगह इस रो में ये पहला वेरिएबल ऐसा है जिसके जो लीडिंग कॉफिशिएंट है, मतलब इसके पीछे अब यहाँ पर कोई कॉफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पर ये लीडिंग कॉफिशिएंट है, यहाँ पर ये लीडिंग कॉफिशिएंट था, तो इस कॉफिशिएंट के नीचे अब सब 0 है। तो पॉइंट इज क्लियर। अब जब हम इक्वेशंस को एचलॉन फॉर्म में रख देते हैं तो जितने भी अननोन वेरिएबल्स हैं जो किसी इक्वेशन की बिगनिंग में अपीयर नहीं होते, जैसे यहाँ पर c जो है किसी इक्वेशन की बिगनिंग में अपीयर नहीं हो रहा है, आर कॉल्ड या आर टर्म्ड एज फ्री वेरिएबल्स। ओके, फ्री वेरिएबल का अर्थ ये है कि हम इनको मनचाही वैल्यू दे सकते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं फिर से।
आते हैं। इस क्वेश्चन में फ्री वेरिएबल का सवाल नहीं है, क्योंकि उसका कारण ये है कि 6c इज इक्वल टू 0। ओके, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं इस वाले क्वेश्चन से, तो यहां पर था b प्लस 2c equal to 0, but here we have 6c equal to 0, meaning thereby c is equal to 0। तो अगर c is equal to 0 तो यहाँ से b is equal to 0, और इस इक्वेशन से a is equal to 0। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको इस क्वेश्चन में ये दिखाया कि यहाँ पर हमने जो स्केलर्स लिए थे, ये तीनों स्केलर्स, यानी कि इस लीनियर कॉम्बिनेशन में ये तीनों स्केलर्स की वैल्यू 0 0 0 आई है। ऐसे सारे लीनियर कॉम्बिनेशन जिसमें हमने जो स्केलर्स यूज किए हैं, अगर सारे जीरो हैं, सारे ऑल आर जीरो, देन all such vectors in any dimensional space, all such vectors are known as linearly independent। ओके, व्हेन, तो अब हम एक फॉर्मल डेफिनेशन पर जा सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट के बाद। उससे पहले मैं आपको एचलॉन फॉर्म थोड़ा सा बता दूं। तो रो एचलॉन फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग सम रो ऑपरेशंस। तो मैंने आपको ध्यान होगा कि मैंने यहाँ पर ये रो ऑपरेशंस, ये रो ऑपरेशंस, ये रो ऑपरेशंस, ये एक्चुअली सब आपने पढ़ रखे हैं, ये 12th क्लास में भी पढ़ाए गए थे और बाद में अपने हायर क्लास में भी पढ़े, लेकिन इसको जब हम मैट्रिसेस करेंगे तो हम इसको और समझेंगे। तो रो ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हुए हमने रिड्यूस कर लिया सिस्टम को कौन सी फॉर्म में, एक ऐसी फॉर्म में जहां पर फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। कौन सी कंडीशन? द फर्स्ट नॉन जीरो कोफिशिएंट्स ऑफ एनी रो इज लीडिंग वन। सबसे पहली बात ये है कि इसका जो कोफिशिएंट है ऑब्वियसली ये लीडिंग है, ये लीडिंग है, ये लीडिंग है। ओके, नंबर 1। और ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स बिलो दिस आर इक्वल टू 0। तो इसके नीचे 0 है। ओके, इसके नीचे 0। पॉइंट इज क्लियर। The leading one of any row of coefficients will be right of the leading one of the previous row, of course। ये जो है ये इस पहले वाले leading coefficient के right में है। And there is a row of all zero coefficient, then it is at the bottom of the system। तो इस वाले केस में आपको ध्यान होगा, इस वाले केस में मैं फिर से जाता हूँ, सारे कोफिशिएंट जीरो हो गए थे इस वाले केस में, यहाँ पर इस जगह में। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखता तो मेरे सामने यहाँ पर ऑब्वियसली 0 प्लस 0 ही आता, तो है ना, यानी कि 0b एंड 0c। तो जितने भी जीरोस कोफिशिएंट्स हैं वो सब बॉटम ऑफ द सिस्टम पे प्लेस किए जाएंगे। मेरे ख्याल से द पॉइंट इज क्लियर। ओके, सिंपल था। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। लेकिन अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अगर हमारे पास एक n डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास n वेक्टर्स हैं, तो ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर द फील्ड के लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे यदि ये जो वेक्टर इक्वेशन है, ये वेक्टर इक्वेशन ऑब्वियसली इसमें स्केलर्स हैं a1 a2 an। तो ये जो वेक्टर इक्वेशन है ये तभी सेटिस्फाई होगी जब सारे a1 a2 a3 अप टू an सारे aj शून्य के बराबर होंगे, जैसा कि आपने इस एग्जाम्पल में देखा। ओके, और अगर शून्य के बराबर नहीं होंगे ये वेक्टर्स जो है लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, तो वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट व्हेन ऑल ai's आर नॉट इक्वल टू 0। वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट व्हेन ऑल ai's आर इक्वल टू 0। द पॉइंट इज क्लियर। अब इसको आगे और आपको ब्रीफ करने के लिए मैं दो क्वेश्चंस और करता हूं। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं वेदर दिस, ओके, इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में हम चेक करते हैं इसकी डिपेंडेंसी। तो हमारे पास तीन स्केलर्स a, b और c के लिए हम इसको हर हालत में इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज ओके, और इसको मैं लिख सकता हूं तीन इक्वेशंस में इस तरह से। ओके, इस तरह से, और मैं इसको मैं एचलॉन फॉर्म में लिखूंगा। तो ऑब्वियसली एचलॉन फॉर्म के लिए and R3 is equal to, and this really gives me
okay, and this gives me okay, और इसके पश्चात में इसमें एक और इन दोनों के बीच में क्योंकि मुझे इसके नीचे ज़ीरो लाना है, इसके नीचे ज़ीरो लाना है एचलॉन फॉर्म के लिए, तो मैं R3 ये कर दूंगा 3R2, ओके, और ये हो जाएगा, इधर लिख रहा हूँ मैं इसको, ओके, नाउ इट इज़ इन एचलॉन फॉर्म एंड ऑब्वियसली जैसा हम देख पा रहे हैं इसमें कोई भी फ्री वेक्टर नहीं है और c बराबर 0 यहाँ से c बराबर 0, फिर इस c बराबर 0 को हम यहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ पर प्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली b बराबर 0, और इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ प्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली a बराबर 0। तो हमको इस कॉम्बिनेशन के लिए a, b और c तीनों स्केलर्स की वैल्यू हमको 0 मिल गई है। इसका मतलब ये जो हमको तीन वेक्टर दिए गए थे, दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके बाद। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमको तीन वेक्टर्स दिए गए हैं, ये v1, v2 और v3। हम इनके लिए तीन स्केलर्स देख लेते हैं। मैं a यहाँ लिख देता हूँ, b यहाँ लिख देता हूँ, c यहाँ लिख देता हूँ। कारण बड़ा सिंपल है कि यहाँ पर जो मेरे पास जो लीडिंग जो कोफिशिएंट बनेगा वो 1 बनेगा, तो 1 से कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है, इसलिए तो इसको मैंने इस तरह से लिख लिया। ओके, आप या इसको बराबर लिखें या प्लस लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको बराबर कर दिया था, लेकिन बराबर करके भी मैं इसको ट्रांसपोज करके इधर -c बनाकर लाया था। c इज ए कांस्टेंट दैट दैट इज माइनस और प्लस, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो इसलिए मैंने इस बार इसको सबको बिल्कुल एक लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह से लिख लिया है। अब ये हो गया। अब इससे जो तीन इक्वेशन बनेंगी वो ये हैं। ओके, तो मेरे सामने तीन इक्वेशंस ये हैं। अब इसको मैं एचलॉन फॉर्म में लाता हूँ, तो ऑब्वियसली R2 becomes R2 minus R1 and R3 is also R3 minus R1. Okay, so it is 3b minus 6c equal to 0, 0 plus b minus 4c equal to 0. ओके, अब यहाँ पर इसके नीचे मुझे 0 लाना होगा, तो मैं इसके लिए मैं सबसे पहले इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, a plus 2b plus 4c equal to 0, b minus 2c equal to 0, b minus 4c equal to 0. Okay, and now I do R3 becomes R3 minus R2. तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ। ओके, सो इट इज a plus 2b plus 4c equal to 0, b minus 2c equal to 0, and it is minus 2c equal to 0. ऑब्वियसली इसमें कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ से c बराबर 0, यहाँ से b बराबर 0, a बराबर 0, तो ऑब्वियसली a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 0 मीन्स the three vectors v1, v2, v3 are linearly independent. ओके, इस 7th लेसन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्योंकि 7th लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। 7th लेसन में हम डिफरेंट डायमेंशंस वाले वेक्टर स्पेस में वेक्टर्स की संख्या अगर हमको पता हो तो उनकी नेचर क्या रहेगी
वो लीनियरली डिपेंडेंट रहेंगे या इंडिपेंडेंट रहेंगे, ये हम पढ़ेंगे। तो अभी आप जो अपने सामने ये मैट्रिक्स देख रहे हैं, बेसिकली ये 7th लेक्चर के लिए है, आज 6th लेक्चर है। तो इसमें 2 डायमेंशंस वाला जो वेक्टर स्पेस है, उसमें अगर वेक्टर 2 और 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो क्या स्थिति रहेगी। वेक्टर स्पेस अगर 3 डायमेंशनल है तो क्या रहेगा, और 4 और m इन सब के लिए क्या वेक्टर्स की जो नेचर है लीनियर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होने की, ये आपको क्लियर किया जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अभी जो वर्ष 2009 से वर्ष 2020 तक के जो क्वेश्चंस पेपर हैं सिविल सर्विसेज मेंस के, उसमें वेक्टर स्पेस वाले जब हम टॉपिक्स वाले क्वेश्चंस उठाएंगे तो ये आपको बार बार सामने आएगा, लीनियरली डिपेंडेंट होना वेक्टर्स क्या का या इंडिपेंडेंट होना। तो अगली क्लास में हम इसको समझेंगे और ये कुछ इस तरह से समझेंगे जो सामान्यतः किसी किताब में नहीं होता, और साथ में ही इसका हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझेंगे, ताकि आपको लीनियरली डिपेंडेंस और डिपेंडेंट वेक्टर्स और लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में बिल्कुल क्लैरिटी हो सके। ओके, तो अब 7th क्लास के लिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।